লাল সালাম জানাচ্ছি। আমরা সকলেই অবগত যে বিগত 12 বছরে এই এনডিএ সরকারের অধীনে প্রায় 90টির উপরে এরকম পেপার লিক হয়েছে। সেটার কারণে ভারতবর্ষের পড়ুয়ারা ছাত্রছাত্রীরা তারা বছরের পর বছর যে খাটাখাটনি করেছে, তারা অনেক বছর হারিয়েছেন, তাদের জীবনের পড়াশোনার সেই সময়টা হারিয়েছেন এবং তার সাথে সাথে যে একটা হেল্পলেসনেসের একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে আমাদের এই কেন্দ্রীয় সরকার, সেটা কোথাও এত বছর ধরে আমাদের বুকের ভিতর আগুনের মতো ফুটছিল। তো সেই জনরাশিটাই আমরা দেখতে পারি যে কিরকম করে যন্তর মন্তরে হাজারো হাজারো লোকজনদেরকে নিয়ে আসে। যন্তর মন্তরে রাস্তায়, দিল্লির রাজপথে আমরা দেখেছি যে একটু জবাবদিহি চাইতে, একটু অ্যাকাউন্টেবিলিটি চাইতে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা, পড়ুয়ারা, তাদের অভিভাবকরা এসে পৌঁছয় যন্তর মন্তরে প্রোটেস্ট সাইটে। তারপরে যখন 20 তারিখে সংসদ চলো একটি মার্চ শুরু হয়, সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে বর্বরতম আক্রমণ নামিয়ে আনে কেন্দ্রীয় সরকার এবং হোম মিনিস্টারের অফিস থেকে খুলে দেওয়া আরএএফ, সিআরপিএফ এবং দিল্লি পুলিশ। আমরা এটাও দেখেছি কিভাবে প্রোটেস্টারদের চোখের দিকে তাক করে চলেছে পেলেট গান। আমরা দেখেছি কিভাবে বিহারে সিওয়ানে ছাত্রদের উপরে চালানো হয়েছে AK-47। আমরা এটাও দেখেছি ঝাড়খণ্ডে কিভাবে বার্ড ওয়্যার দিয়ে, ব্যারিকেড দিয়ে লাঠিচার্জ করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। তো এই পরবর্তী যে কার্যক্রম আমাদের, সেটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলবেন কমরেড নেহা, এবং তার সাথে আমরা প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমরা 2:30টার সময় যাব রামমোহন লাইব্রেরি হলে। আমাদের একটি কনভেনশন আছে যেখানে প্রধান বক্তা কমরেড নেহা। তো আমি এখন কমরেড নেহার কাছে মাইকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। Thank you, comrade. Thank you. Yeah. हेलो, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, मैं बांग्ला नहीं बोलती हूँ, काश मैं बोलती तो बेहतर होता। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आई थिंक पहली चीज़ जो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलना चाहेंगे वो ये कि कल जो स्टेट रिप्रेशन झारखंड में जो स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, अपने परीक्षा में हुए मैसिव करप्शन के बाद उन परीक्षाओं को रद्द करके री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के वहाँ पे जिस तरीके का वायलेंस हम लोगों ने देखा, स्टेट रिप्रेशन हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे आइसा के एक्टिविस्ट सदर अस्पताल में भर्ती हुए रात में, बहुत सारे लोगों को चोटें आई, कॉमन स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को चोटें आई। तो उन स्टूडेंट्स के संघर्ष में एक बार फिर सॉलिडारिटी और जो ये दमन झारखंड सरकार और पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर किया है, उसको हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कंडेम करना चाहेंगे। किसी भी तरीके का वायलेंस उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो पीसफुली अपनी मांगे रेज कर रहे थे जस्टिफाइड नहीं है। और अगर कोई भी सरकार इस दमन को अंजाम देती है आवाज़ों को शांत करने के लिए, प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए, तो वो स्टूडेंट मूवमेंट उसको कंडेम करेगा और किसी भी तरीके से उसके साथ खड़ा नहीं होगा। हम फिर एक बार रेटरेट करते हैं कि JSSC CGL की जो परीक्षा में भारी मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको रद्द किया जाए और उसकी जगह एक नया शेड्यूल बनाया जाए। ये सही बात है कि एक ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि उसमें भर्तियां हो गई हैं, लेकिन ये जो करप्शन हुआ है उसको एड्रेस करना भी अकाउंटेबिलिटी का एक हिस्सा है। और उसके साथ साथ TDPL जैसे जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो इन एग्ज़ाम्स को करवाती हैं और फिर हर साल इस तरीके का मैसिव मिसमैनेजमेंट हम इन एग्ज़ाम्स में देखते हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप पूरी तरीके से बंद होना होगा। ये डिमांड्स अभी भी हैं जो मानी नहीं गई हैं, इनके साथ हम सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं। बंगाल में जो टीचर्स का मूवमेंट, SSC टीचर्स का मूवमेंट चल रहा है, जिसके लिए बहुत सारे टीचर्स संघर्ष एक लंबे समय से कर रहे हैं, उन टीचर्स के संघर्ष के साथ सॉलिडारिटी हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देना चाहते हैं। और इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे बंगाल में आने का, और ये जो एक जेनजी राइजिंग टूर हम लोगों ने कैंपेन के बतौर लिया है, उसका पर्पस ये है कि जो पॉसिबिलिटी जंतर मंतर और देश भर में जो आंदोलन चला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के, उसने जब एक विक्ट्री रजिस्टर की
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद जो एक मोमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी है जो एग्जिस्ट करता है हम सब के लिए, वो पॉसिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी सरकार में भी हम इस्तीफे करवा सकते हैं जिस सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, बल्कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो परिभाषाएं इस देश में रची गई हैं, पिछले 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, उसमें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वन आफ्टर द अदर ढाया गया है, चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, इनफैक्ट उसको जो एक करके एक के बाद एक ढाया गया है, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को वापस दुरुस्त करने की जो लड़ाई है, उन लड़ाइयों को लड़ा जा सकता है और एक विक्ट्री इस देश के मास मूवमेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद वापस इस देश में जिंदा हो सकती है। इस चीज़ का एक एग्जाम्पल था। और इस मोमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी में इस देश के वो यंग लोग जिनका कमिंग ऑफ एज हुआ है, ना सिर्फ उम्र के और समय के लिहाज से, बल्कि पॉलिटिकल कमिंग ऑफ एज हुआ है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें हमें पॉसिबल लगती थी और जो चीज़ें करने से हमें डर लगता था, जो लेबल्स, चाहे वो एंटी नेशनल का लेबल हो, पाकिस्तानी का लेबल हो, जो किसी भी पीसफुल प्रोटेस्टर पे लगा दिया जाता था और कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता था, उन तमाम लेबल्स को इस मूवमेंट ने रीथिंक करने का एक साहस स्टूडेंट मूवमेंट्स को दिया है। वो साहस कि वो डिवीजन जो 1 दशक से बार बार इस देश को सिखाया जा रहा है, जाति, धर्म, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन तमाम बेसिस पे, उन डिविजन्स को अनलर्न करते हुए, एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहते हुए, अपने शिक्षा, अपने रोजगार, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मुद्दों को एक साथ लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी इस मूवमेंट के बाद खड़ी हुई है। और ये मूवमेंट सिर्फ जंतर मंतर का एक मूवमेंट नहीं था, ये मूवमेंट देश भर में इस देश के स्टूडेंट्स ने और यंग लोगों ने लड़ा है। कोलकाता में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 24 तारीख को हम लोगों ने देखा, जिसमें स्टूडेंट्स सामने आए हजारों की संख्या में, 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स कोलकाता की सड़कों पे उतरे, ये कहते हुए कि वो सिस्टम जिसको हम सच समझते थे और उस सिस्टम का बिट्रेयल जिसको हम सच समझते थे, हम समझते थे कि एग्जाम्स दे करके पेपर लीक होना एक आम स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम समझते थे कि हायर एजुकेशन से एग्जिट करके हाथों में पीएचडी, एमए की डिग्री लेने के बावजूद नौकरियां नहीं मिलना इस देश के यंग लोगों की जिंदगी की एक रियलिटी है। इन तमाम सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल इंटरवेंशन की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक और स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल इंटरवेंशन को इनकरेजमेंट इस मूवमेंट के बाद मिला है। और इसी मैसेज को ले जा करके और अलग अलग जगहों पे, राज्यों में जो मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट्स अपने अपने संघर्ष लड़ रहे हैं, उनको सॉलिडारिटी देने के लिए हम ये जेन ज़ी राइजिंग टूर अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टॉप झारखंड था, जहाँ पे एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है, और दूसरा स्टॉप कोलकाता था, जिसने समय समय पे, वो बंगाल, वो कोलकाता, जिसने समय समय पे स्टूडेंट मूवमेंट को एनरिच किया है, इस देश की राजनीति को एनरिच किया है। और इस जगह पे स्टूडेंट मूवमेंट को सॉलिडारिटी प्रोवाइड करना और यहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट से इंस्पिरेशन लेकर के बाकी जगहों के स्टूडेंट मूवमेंट को एनरिच करना, एनईपी के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति विशेष का इस्तीफा काफ़ी नहीं है। अगर हमें पेपर लीक के सिस्टम को सही मायने में डिसमेंटल करना है तो वो जो एक अमेंडमेंट पास हुआ है पिछले बिल पे पेपर लीक के खिलाफ, वो भी काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है कि एनटीए जैसे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजेंसीज जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दे दी जाती है इस तरीके के सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशंस करवाने की, और वो हर साल अपने मिसमैनेजमेंट और पेपर लीक से एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हैं कि क्या नहीं करना होता है,
उन एजेंसीज का एजुकेशनल सेटअप में हस्तक्षेप पूरी तरीके से रद्द किया जाए। वो एनईपी जो एजुकेशन व्यवस्था में इस प्राइवेटाइजेशन को, इन प्राइवेट एजेंसीज के आने को सरल बनाता है, सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उस एनईपी को रोल बैक होना होगा। वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम्स जिसके खिलाफ एक लंबा मूवमेंट देश भर में चला और उस मूवमेंट को बुलडोज करते हुए एनईपी को लाया गया और वन नेशन वन एग्जाम का ये स्लोगन देते हुए सारे एग्जामिनेशंस, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अंडरग्रेड, पीजी, पीएचडी के एग्जामिनेशंस हो, सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया और सबकी जिम्मेदारी एनटीए को दे दी गई। और जब पेपर लीक का इन्वेस्टिगेशन होता है तो बार बार एनटीए के इंटरनल पैनल में जो लोग शामिल रहते हैं वो लोग सामने आते हैं। पीवी कुलकर्णी सामने आते हैं, मनीषा मंघारे सामने आते हैं और ये सब लोग एनटीए के इंटरनल पैनल में मौजूद रहते हैं। और एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये रहती है कि मनीषा मंघारे, दिनेश बिवाल जैसे लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य रहते हैं। तो आप एनटीए जैसे एजेंसीज को सामने लेकर के आते हैं ताकि आप ये जो पेपर लीक का बिजनेस चला रहे हैं इसको एक फ्रंट मिले और उस फ्रंट में आप अपने लोग घुसाते हैं, अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन से लोगों को घुसाते हैं और पेपर लीक के इस पूरे सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रंट के रूप में एनटीए को खड़ा करते हैं। वो एनईपी जो आज के समय पे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के बैकबोन पे प्रहार कर रहा है, यही बंगाल है जिसमें 9000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया पिछले रेजीम में। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक वादा लेकर के आती है कि इन स्कूलों के रीइंस्टेटमेंट को, पब्लिक एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को मजबूत करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं इनको एड्रेस करने के लिए। एनईपी जिस प्राइवेटाइजेशन को सिस्टमेटाइज कर देती है वही प्राइवेटाइजेशन हम लोग बंगाल में देखते हैं जब आईटी कॉलेजेस को 51 आईटी कॉलेजेस को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। जब हम बजट देखते हैं, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बजट आया है उस बजट में जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका शिक्षा के प्रति क्या रुख है, तो साफ सीधे तौर पे उसमें भी आपको प्राइवेटाइजेशन की एक साफ छाप दिखने को मिलती है। तो अगर सही मायने में एजुकेशन व्यवस्था को दुरुस्त करना है और पेपर लीक ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम का पर्पस लर्निंग होना चाहिए, क्रिटिकल डायलॉग और इंगेजमेंट को इनकरेज करना होना चाहिए, यंग लोगों की इमेजिनेशन को नर्चर करना होना चाहिए, तो एनटीए जैसे एजेंसीज को रद्द करना, एनईपी जैसे पॉलिसीज को कम्प्लीटली रोल बैक करना, वीबीएसए जैसे बिल को कम्प्लीटली रोल बैक करना, यंग स्टूडेंट्स और नौजवानों के मूवमेंट के कोर के मुद्दे हैं। यही कुछ बातें हम बस कहना चाहते हैं। इसके बाद सवाल আমি পরবর্তীতে বলবো যে কমরেড রণজয় সেনগুপ্ত আরওয়াই স্টেট প্রেসিডেন্ট, তাকে কিছু কথা বলবো। সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের আমাদের সংগঠন বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আজকে আমরা এমন একটা সময় এখানে প্রেস কনফারেন্সটি করছি যে সময় সারা ভারতবর্ষ একটা যুব আন্দোলনে উত্তাল। সেই যুব আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কমরেড নেহা আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন। তার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সঙ্গে উনি শেয়ার করলেন। বন্ধুগণ, সারা ভারতবর্ষে যে যুব আন্দোলনের ঢেউ চলছে তার থেকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিচ্ছিন্ন নয়। পশ্চিমবঙ্গে অবভিয়াসলি একটা রেজিম চেঞ্জ হয়েছে, সেখানে ছাত্র যুবদের ক্ষোভ ছিল, সেই ক্ষোভের জায়গা থেকে হয়তো একটা রেজিম চেঞ্জ হয়েছে। কিন্তু ছাত্র যুবদের যে কারণে হয়তো রেজিম চেঞ্জটার পক্ষে, যেটা খুব একটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না হয়তো, কিন্তু করেছে, কিন্তু সেটার কিন্তু কোনো রকমভাবে কোনো ফয়সালা হয়নি। আমরা যদি ধরে রাখি এসএসসি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বিগত সরকারের আমলের বেশ কিছু দুর্নীতির কারণে সেই এসএসসি বাতিল হয়েছিল এবং বিচার বিভাগের ব্যাপারটাও আমরা দেখেছি। সেখানে বিচার বিভাগ কোনো রকমভাবে সিবিআই এর রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও যোগ্য অযোগ্য সেগ্রিগেট না করে যারা যোগ্য ক্যান্ডিডেট
তাদেরকে শুদ্ধ সবাইকে বাতিল করেছিল। তখন শুভেন্দু অধিকারী তখন তিনি বলেছিলেন যে আমাদের ভোট দাও, তাহলে 1 মাসের মধ্যে আমরা গোটাটাকে রিজলভ করে দেব। আর আমরা কি দেখছি আজকে, কালকে যে নোটিফিকেশন জারি হয়েছে তাতে গোটা প্রক্রিয়াটাই আজকে হল্টেড হয়ে গেছে। গোটা প্রক্রিয়াটাই আসলে যেখানেই হোক সারা ভারতবর্ষে কোথাও বিজেপি যদিও 2014 সালে ক্ষমতায় আসার সময় বলেছিল কোটি কোটি নাকি চাকরি হবে, প্রতি বছর 2 কোটি করে চাকরি দেবে, কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষে কোথাও সেই জিনিসটা হয়নি। আজকে পশ্চিমবঙ্গেও সেই জিনিসটা হবে না। বন্ধুগণ, আজকে এটা সারা ভারতবর্ষের যুব সমাজ আজকে বুঝে গেছে। আজকে যে জেনজি মুভমেন্টটা দেখছি আমরা, একটা জেনজি যেটা বিদ্রোহ দেখছি আজকে আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সেটা যেমন এনটিএ কে স্ট্যাপ করবার জন্য, সেটা যেমন নিউ এডুকেশন পলিসির বিরুদ্ধে, তেমনি সেটা একটা সাংঘাতিক রকম ভাবে যে আনএমপ্লয়মেন্ট সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে, সারা আনএমপ্লয়মেন্ট, তার বিরুদ্ধে আজকে যুবকদের ক্ষোভ। আজকে সারা ভারতবর্ষের যুবক আজকে, এবং বিজেপি যেই জায়গাগুলোকে তাদের হার্টল্যান্ড মনে করে, উত্তরপ্রদেশ বলুন, বিহার বলুন, আজকে ভুবনেশ্বর বলুন, সমস্ত জায়গায় আজকে বিছায় বিছায় যুব মিছিল আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তায় নেমেছি। তার কারণ হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট, সরকারের কাছে সম্পূর্ণভাবে বিফল। আজকে এখানেও যে সরকারটি এসছে, তখন আমরা দেখছি যে শিক্ষকরা যখন আগের সরকারের আমলেও তারা লাঠি খেয়েছিল, তারা ভেবেছিল সরকার পরিবর্তন হবে, আবার তাদের রিক্রুটমেন্ট হবে। রিক্রুটমেন্টের জন্য তারা যখন আবার আন্দোলন করতে যাচ্ছে, আমরা 2 দিন আগে দেখলাম তাদেরকে ধর্মতলা থেকে তাদেরকে কিভাবে অ্যারেস্ট করা হয়। বন্ধুগণ, আমরা সেই জায়গা থেকে বলতে চাইছি যে সারা ভারতবর্ষে যে যুব মুভমেন্ট চলছে, তার সঙ্গে আমাদের যে সংগঠন আরওয়াইএ সেটা রয়েছে, এবং তারা এই যুব মুভমেন্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলছে। আজকে মোদী ভয় পেয়ে গেছে, আজকে অমিত শাহ ভয় পেয়ে গেছে। আজকে ধর্মেন্দ্র প্রধান, যে সরকার সবসময় বলে এসছে আমাদের এখানে কোনো রকম রেজিগনেশন হয় না, তারা আজকে বাধ্য হচ্ছে রেজিগনেশন করাতে। ধর্মেন্দ্র প্রধান তারা আজকে রেজিগনেশন করাতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই হচ্ছে যুব আন্দোলনের জোর, এটাই হচ্ছে জেনজি আন্দোলনের স্পিরিট। তো এই স্পিরিটের জায়গা থেকে, এই জোরের জায়গা থেকে আজকে প্রত্যেকটা সরকারকে অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে। তোমরা যে যে কথাগুলো ভুলে, যুবকদের ভুলিয়ে তোমরা ভোটটা পাচ্ছ, তোমরা অ্যাকাউন্টেবল সেই যুবকদের কাছে, যে তোমরা ক্ষমতায় আসার পরে সেই কাজগুলো করবে। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে তারা নাকি 4 কোটি চাকরি দেবেন। 4 কোটি চাকরি দিলে প্রতি বছর 1 কোটি করে চাকরি হয়। তার জন্য আপনার কি আছে, কি প্ল্যান আছে, কি প্রোগ্রাম আছে? উল্টো দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি চাকরি তো দেওয়া দূরের কথা, আজকে জীবন জীবিকা নিয়ে টানাটানি করছে এই সরকার। আজকে যারা ছোট ছোট হকার, যারা ব্যবসা করত বিভিন্ন জায়গায়, আজকে তাদের জীবন জীবিকার উপর দিয়ে আজকে বুলডোজার চলছে। ক্ষমতায় আসার পরে যাদের ভোটে ক্ষমতায় এলেন, যে গরিব মানুষগুলোকে ভুলিয়ে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় এলেন, আজকে তাদের জীবন জীবিকার উপর দিয়ে আজকে বুলডোজার চালানো হচ্ছে। আমরা বামপন্থী সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, আমরা তাদের আন্দোলনের সঙ্গে আছি। যেখানে যেখানে জীবন জীবিকা, যেখানে যেখানে আক্রান্ত হবে, সেখানে সেখানে আমাদের কমরেডরা, আমাদের সংগঠন সেই যুব আন্দোলনের সঙ্গে থাকবে। বন্ধুগণ, তাই আমরা বলছি যে সেটা উচ্ছেদ করে জীবন জীবিকা কেড়ে নেওয়া হতে পারে, বা এসএসসি থেকে শুরু করে যারা যোগ্য শিক্ষক আছে তাদের চাকরির বিষয় হতে পারে। সর্বত্র যে যুব বিস্ফোরণ সারা ভারতবর্ষে চলছে, সেই যুব বিস্ফোরণের জন্য পক্ষে আমরা লড়াই করছি। আমরা বলবো যুব অ্যাসোসিয়েশন এবং অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এই বলে আমি আপাতত রাখছি, আপনারা আগে প্রশ্ন করুন। কমরেড রেহান। প্রশ্নগুলো এক এক করে আপনারা শুরু করুন। लेकिन उसी दिन जो मीडिया के साथ जो हम बैठे हैं यहाँ पे आपके सामने, जो हादसा हुआ था